हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, प्यारे भाइयों और बहनों। रिजल्ट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस का स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं कि कितने स्टेट्स में डिवाइड था फ्रांस की क्रांति में, और किनको किनको विशेष अधिकार प्राप्त था, किनको अधिकार नहीं प्राप्त था, महंगाई कैसे आई, कितनी जनसंख्या थी, ये सब हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। आज फ्रांस की क्रांति का लास्ट स्टेप है। इसके बाद फिर हम लोग हाई स्कूल को स्टार्ट कर देंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए इससे पहले इसको समझ लिया जाता है कि तीसरे एसेस्ट के लोगों ने जिम्मेदारी निभाई। तीसरे स्टेट के जो लोग थे, तीसरे स्टेटस को कायम रखने वाले लोगों ने बदलाव की जिम्मेदारी निभाई। कहा यार हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं लेकिन तीसरे स्टेट में है, हम लोगों को भी ऊपर पहुँचना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि हम जन्म उसमें नहीं लिए लेकिन हमारे पास योग्यता है, फिर भी हम उस गद्दी पर नहीं बैठ सकते। तो तीसरे स्टेट के लोगों ने, इनके पास धन भी आ गया, क्योंकि 18वीं सदी की बात है। एक मध्यम वर्ग उभर के आ गया, एक नए वर्ग का निर्माण हुआ जिसको कहते हैं मध्यम वर्ग। वो नीचे से ही गए, किसान में से कुछ पढ़ लिख करके, व्यापार करके, बिजनेस कर करके, पैसा इकट्ठा करके ऊपर वाले तीसरे स्टेट में बड़े व्यवसायी और बड़े उद्योगपति के साथ शामिल हो गए। तो मध्यम वर्ग का निर्माण होता है 18वीं सदी। एक नया वर्ग उभर कर आ जाता है 18वीं सदी में। और जब 18वीं सदी में उभर के आता है तो यह अपने विचार, अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं सब, कि यार वो झूठे ही बोल रहा था कि हम इसी में जन्म लिए हैं, इसी में मरना हमारा और राजा की सेवा करना, ये सब गलत बात है। यदि मौका या अवसर प्राप्त हो तो हम भी राजा बन सकते हैं। मौका मिलना चाहिए, और मौका जन्म के आधार पर न होकर के सामाजिक योग्यता के आधार पर होना चाहिए। कोई न कोई मापक के आधार पर, योग्यता के आधार पर उसको वो गद्दी पर बैठना चाहिए। अब तीसरा वर्ग उभर के आ गया 18वीं सदी में और संघर्ष स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जो प्रशासनिक सेवा में थे, जो मध्यम वर्ग प्रशासनिक सेवा में घुसा, प्रशासनिक सेवा के बाद वकील और बड़े व्यवसायियों ने भी साथ दिया। ये लोग मोर्चा खोल दी। जो उस समय की सरकार थी, गवर्नमेंट थे, राजतंत्र था, उसके खिलाफ ये सब मोर्चा खोल दिए। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह को जो आपका समाज है, समाज के किसी भी समूह को जन्म के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि मैं अमर, मोर बाबू अमर, मोर माई अमर, लेकिन तुम कैसे अमर हो सकते हो? यानी मेरे घर, मेरा खानदान, मेरे लोग अमर रहेंगे लेकिन दूसरा कोई अमर नहीं हो सकता। हम ही अमृत की घड़ियाँ पी के आए।
तो इस विचारधारा को इन्होंने खंडन कर दिया मध्यम वर्ग ने, कहा ये सब नहीं चलेगा भाई। सिंपल सा कि जो व्यक्ति के पास सामाजिक योग्यता होगी, सामाजिक योग्यता होगी, वह व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है। तो सामाजिक योग्यता के आधार पर उसको अवसर दिया जाना चाहिए। अवसर की बात होने लगी, समानता की बात होने लगी, समानता की बात होने लगी कि समाज जो है, जो भी नियम बनाया है, समान नियम सब पर लागू होने चाहिए और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसी विचारों की परिकल्पना की। कौन? नाम था उसका जॉन लॉक। इसका नाम याद रखना, ठीक है। दार्शनिक है, दार्शनिक जॉन लॉक। और इसी नियम को आगे बढ़ाते हुए रूसो और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जॉन लॉक का नाम याद रखना। तो समाज में स्वतंत्रता की बात होने लगी और समानता की बात होने लगी कि समान नियमों तथा समान अवसरों पर विचार करना चाहिए सरकार को। ऐसी बात कहने लगा जॉन लॉक। समान नियम, समान अवसर, ठीक है। समान नियम और समान अवसर के विचार पर आधारित परिकल्पना की, ठीक है। समान नियम, समान अवसर के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना की जॉन लॉक। और इसी तथ्य को आगे बढ़ाते हुए रूसो। भाई रूसो को ना पढ़ा तो किसी को नहीं पढ़ा। रूसो बहुत बड़ा दार्शनिक है। क्या था, दुनिया में सब कुछ नेचुरल है। प्रकृति में तुम किसी को छोड़ दो, प्रकृति उसको सिखा के मानेगी। तुम उसमें छेड़छाड़ ना करो, वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा, ज्ञान प्राप्त कर लेगा। तो रूसो इतना बड़ा दार्शनिक है। तो चलिए जॉन लॉक की एक पुस्तक आई, रूसो ने इसका समर्थन किया है। जो रूसो है ना, इसका समर्थन, जॉन लॉक की पुस्तक, इसको जान लेते हैं। टू टिट्राइजेंस ऑफ गवर्नमेंट, टू टिट्राइजेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट
चलिए, यह लॉक की पुस्तक है। इसमें अपने विचारों को दिया। क्या विचार दिया? इसने कहा कि राजा के जो दैवी और निरंकुश सिद्धांत है, मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। राजा का जो ये दैवीय सिद्धांत है, मैं इसको नहीं मानता, पूर्ण रूप से इसको खंडन करता हूं। और रूसो ने इसके विचारों को बहुत तेजी से फैला दिया। रीजन क्या है? जब कोई ये पूछता था कि आप ही राजा क्यों, तो एक व्यक्ति को लाते थे, कहते बताओ भाई हम राजा क्यों? पैसा है, राजा के पास शक्ति है। अब पादरी बताना स्टार्ट करता था कि भाई यह राजा इस कारण से है क्योंकि भगवान ने इनको राजा बनने के लिए चुना है, क्योंकि यह राजकुल में जन्म लिए हैं, इसलिए यह राजा है। यानी जन्म के आधार पर बताने का प्रयास किया। पूछा तो किसी ने कहा कि हमारे दुखों का कारण क्या है, हमारे अंदर गरीबी, हमारे पास गरीबी, इसके पीछे का रीजन क्या है? भूखमरी, गरीबी। तो पादरी बताना स्टार्ट करता है, कहता है तुम्हारा जो कर्म है, तुम कर्म फल भोग रहे हो, क्योंकि तुम्हारा आज जो कर्म मिला है वो पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तो आप नरक में जन्म लिए हैं और राजा स्वर्ग में जन्म लिया है, इसलिए राजा स्वर्ग का वासी है, भगवान द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है। और तुम नरक में जन्म लिए हो और नरक के वासियों को भगवान का सेवा करना धर्म है। और यही सुना करके उनसे पैसा भी ले रहा है, कर भी तो वसूलता है, धार्मिक कर भी ले रहा है और प्रवचन भी दे रहा है। जनता खुश हो जाती है, लेकिन ज़्यादा दिन तक खुशी नहीं रहती। जब समझ आता है, जब ये विवेक जागता है, तो सारे दुखों का कारण मिटता जाता है और फिर एक भावना जन्म लेती है जिसे कहते हैं विद्रोह। तो टिटराइजेंस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक में इसने अपनी व्याख्या को दिया। कहा कि राजा के दैवी सिद्धांतों का मैं खंडन करता हूँ। ठीक है, तो राजा के जो दैवी सिद्धांतों का खंडन की बात है इस पुस्तक में। और इसके अनुबंध की बात कौन करता है? रूसो करता है। रूसो राजा और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है कि भाई तुम इसको समझ जाओ, जनता भी इसको समझ गई है, कुछ जनता कुछ तुम, दोनों के बीच। ठीक है, तो रूसो ने जनता और प्रतिनिधियों के बीच अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा कि अनुबंध पर आधारित सरकार होनी चाहिए। एक और व्यक्ति को नाम याद रखना, मॉन्टेस्क्यू, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देख रहे हो, यूरोप इसीलिए डेवलप है। द स्पिरिट ऑफ लॉज एक उसकी पुस्तक है जिसमें मॉन्टेस्क्यू ने कहा जो सरकार है वह विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन होना चाहिए। ये नहीं है कि हम ही कार्यपालिका, हम ही विधायिका, हम ही न्यायपालिका, तो फिर काहे कि हम लोग है भाई। तो मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक है द स्पिरिट द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू।
कौन से हैं? मॉन्टेस्क्यू। किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू की रचना है। द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की रचना है। इसमें कहा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन होना चाहिए। ठीक है, इसकी बात कही। चलिए अब एक चीज और समझ लेते हैं कि भाई फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश क्षेत्रों को छुड़वाया था, ब्रिटेन से आज़ाद करवाया था, उसमें सहायता की थी। वह कौन कौन से थे? और अमेरिका में फर्स्ट टाइम इसी के आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के सत्ता के विभाजन के आधार पर सरकार का गठन किया गया अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपनिवेशों, उपनिवेशों, इसी को तो छुड़ाने में बेचारे पे कर्जा हो गया। आखिर वो 13 उपनिवेश कौन कौन से थे? यूके से छुड़वाया। ठीक है, किससे छुड़वाया? ब्रिटेन से आज़ादी घोषित करवाया। ब्रिटेन से आज़ादी, ब्रिटेन से आज़ादी दिलवाई। कौन? फ्रांस ने सहायता की थी। फ्रांस। कौन कौन से वह क्षेत्र थे यूएसए के 13 उपनिवेश? तो एक था मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, रोड आइलैंड था। और कनेक्टिकट, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, ये सब यूएसए में है। आप जाना, अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है उधर जाके देखना, सब मिलेंगे। न्यू हैम्पशायर, ठीक है, न्यू हैम्पशायर। न्यूयॉर्क, ये जान जाना, जहाँ जहाँ ये ब्रिटेन है वहीं वहाँ आज भी डेवलपमेंट तगड़े में हुआ है। न्यूयॉर्क। न्यू जर्सी, पेंसिल्वानिया, न्यू जर्सी, पेंसिल्वानिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, और कौन? वर्जीनिया। ठीक है, ये सब यूएसए में है। वर्जीनिया हो गया। उत्तरी कैरोलिना,
उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और लीना और जॉर्जिया। ठीक है, लीना, जॉर्जिया। ठीक है, यह 13 ठो उपनिवेश क्षेत्र थे जिसको फ्रांस ने आज़ादी दिलाने में मदद की। कब अमेरिका आज़ाद हुआ? 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 4 जुलाई USA 4 जुलाई 1776, ठीक है, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी 4 जुलाई 1776 को। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू के मॉडल को अपनाया गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का विभाजन के आधार पर सरकार बनी। और जब ये सरकार बनी, एक नई क्रांति दौड़ उठी। समझे? अखबार, उस समय के जो सूचना संचार के जो साधन थे, अखबार, कॉफ़ी हाउस, सैलून, गोष्ठियाँ, गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी तगड़े में। आज गर्मा गर्म बहस करो तो मार पिटैया हो जाएगा, किसी को बोल नहीं सकते। भारत में गर्मा गर्म बहस करोगे, देखो सामने वाला कहेगा हमारी भावना को आहत कर दिया, हम इसको जान से मार देंगे, ऐसे ऐसे। लेकिन इस समय बहस हो रही है, कॉफ़ी शॉप में बैठते थे, हाँ भाई तुम अपने विचार शेयर करो, क्या कमी है, हाँ ये कमी है, हम और सुदृढ़ देश को बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। इस आधार पे ये लोग चर्चा करते गए। और जो अनपढ़ थे उनको अखबार की खबरें जोर जोर से लोग पढ़ के सुनाते थे, ताकि तुम्हारे अंदर की जो कमी है, अंधभक्ति है, वह दूर हो जाए। और ये सब चल ही रहा था कि लुई 16 ने अपने कर को बढ़ा दिया इसी समय। और जैसे कर बढ़ा, वहाँ की जनता ने विशेषाधिकार का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। कहा यह व्यवस्था बहुत ही खराब है। पूरा गुस्सा भड़क गया जनता के, जिसके भड़कने के कारण जनता ने एक क्रांति को जन्म दिया, जिसे कहते हैं फ्रांस की क्रांति। कि जन्म के आधार पर कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार अगर प्राप्त है किसी भी वर्ग को, तो वह नीचे वाले वर्गों का शोषण करेगा। चलिए दीजिए इजाज़त, हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, फ्रांस की क्रांति। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।